हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज के सेशन में फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल चैप्टर नंबर 5 जो आपका रिमेनिंग टॉपिक्स रह गया है उसे कवर करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो फर्स्टली आप कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर लें, देन एक्सरसाइज सोल्यूशन करने में आपको थोड़ा सा ईजी होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? देन सबसे पहले आप समझें इसको कि जो आपको ये प्लांट में कोई भी प्लांट होता है जब उसको कट किया जाता है तो आपको उसकी बाउंड्रीज पर जो दिखाई देता है वही क्या कहलाता है? सेल वॉल कहलाता है। ठीक है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, कभी आपने कटा प्लांट देखा होगा तो जब प्लांट कट किया जाता है तो कुछ इस तरीके से प्लेन पोर्शंस दिखाई देता है और उसके आउटर जो ये कवरिंग होती हैं वही क्या कहलाती हैं? सेल वॉल कहलाती हैं। सेल वॉल ह्यूमन बॉडी में एब्सेंस होता है, मीन्स आप कह सकते हैं जो एनिमल सेल होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्लियर हो गया होगा 2 पॉइंट आपको। सेल वॉल इज रिजिड, कैसा होता है? बहुत ही हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, एंड थिक पोरस, जो इसकी ये पोर्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बहुत ही थिक होती हैं, एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, और कैसे होते हैं? ये नॉन लिविंग होते हैं। क्लियर हो गया होगा सेल वॉल कैसे होते हैं? रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। यही होते हैं जब ये सूख जाते हैं, एक तरीके से कॉर्क बन जाते हैं। ठीक है, तो समझ आ गया होगा आपको। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है 1 पॉइंट में, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? तो सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज और हेमी सेलुलोज का बना होता है, ये भी आपको याद रखना है। सेल वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल एंड ज्वाइंट बाई अ लेयर कॉल्ड मिडिल लैमेली एंड माइक्रोस्कोप चैनल कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा फॉर ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, क्या बोला गया? सेल वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल। 2 एडजेसेंट सेल जो होते हैं इनके जो सेल वॉल होते हैं वो कैसे ज्वाइंट होते हैं? ज्वाइंट बाई अ लेयर। यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा, जैसे ये आपको देखो तो यहाँ पर 3 सेल्स हैं। ठीक है, 3 प्लांट्स हैं, इनमें से जो एक दूसरे के ऐसे कनेक्टेड है वो कैसे कनेक्टेड है वो देखो। तो जो इनके बीच में ये कनेक्शन है, एक सेल वॉल दूसरे सेल वॉल से जो ज्वाइंट हो रहा है वो उस लेयर से ज्वाइंट हो रहा है, और उस लेयर को क्या बोला जाता है? मिडिल लैमेला। क्या बोला जाता है? मिडिल लैमेला। ठीक है, और आप इसे कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? देन माइक्रोस्कोपिक चैनल्स कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लाज्मोडेस्माटा का यूज किया जाता है। ये है यहाँ पर। ठीक है, आपको कलर वाइज इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस पॉइंट इज मिडिल लैमेला एंड दिस, ये जो आपको कलर दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में, ये क्या हो गया? प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर हो गया? तो कनेक्शन जो ज्वाइंट हो रहा है 2 सेल वॉल के बीच में किससे हो रहा है? मिडिल लैमेला से हो रहा है, और जो इनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा से हो रहा है। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट आप देखें कि फंक्शंस क्या होता है, क्यों सेल वॉल इंपॉर्टेंट होता है प्लांट सेल में। तो आपने कभी प्लांट को देखा है कि प्लांट का शेप कुछ ऐसा होगा या कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा? नहीं ना। प्लांट आइदर आप देखेंगे इस तरीके से होगा, या मीन्स जैसा भी होगा प्लांट का शेप एक प्रॉपर शेप में होता है। यहाँ पर कोई खुरदरापन ऐसा नहीं जाता है प्लांट का शेप। ठीक है, तो यही बोला गया है इट प्रोवाइड डेफिनाइट शेप टू द सेल। ये सेल को क्या करता है? डेफिनाइट शेप प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द सेल, मीन्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी ये प्रोवाइड कराता है सेल को। इट इज प्रीमेबल एंड अलाउज एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट साइज। कैसा होता है? ये प्रीमेबल होता है और ये अलाउ करता है एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डिफरेंट साइज के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी एंट्री को ये अलाउ करता है। कौन अलाउ करता है? सेल वॉल अलाउ करता है। नाउ नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस। करेक्ट दिस स्पेलिंग, दिस इज एल, न्यूक्लियस। क्लियर? हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? देन आपका आंसर क्या जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी बोला जाता है। सो आप यहाँ पर देखेंगे न्यूक्लियस हमेशा किसी भी सेल के मिड में होता है, और न्यूक्लियस चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो आपको जो ये सेल्स के, ठीक है,
लेबलिंग है इनको भी याद रखना, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चंस आपका आ जाता है और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का आता है और आपसे बोला जाता है लेवल दिस डायग्राम्स, ठीक है। तो डायग्राम्स आपको दिया होगा या प्लांट सेल, आइदर आपको प्लांट सेल दिया होगा और आपको एनिमल सेल दिया होगा, और उसमें अगर आपको नाम पता है कि कहाँ पर लाइसोसोम है, कहाँ पर सेंट्रॉयल है, कहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, कहाँ पर न्यूक्लियस है, तभी आप उसको अच्छे से लेबलिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो 2-4 नाम आपको अच्छे से क्लियर करने, लाइक न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और लाइसोसोम हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर रखने हैं कि सेल वॉल कहाँ है, साइटोप्लाज्मा कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, तो इनको जरूर आपको पढ़ना है। नाउ हम न्यूक्लियस के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो न्यूक्लियस कहाँ पर है, एकदम सेंटर में। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो न्यूक्लियस कहाँ पर है, सेंटर में है, ठीक है। और न्यूक्लियस के ऊपर भी एक लेयर होती है, उस लेयर को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया होगा। मीन्स किसी भी चीज़ के ऊपर लेयर होगी तो वो क्या होगी, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक झिल्ली, ठीक है। तो किसी के भी ऊपर की लेयर को क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर जो लेयर है उसे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बोला जाएगा। सेल के ऊपर जो होता है उसे सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। नाउ डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियस सम पॉइंट। न्यूक्लियस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल which directs and control all its cellular activities because it is the headquarter of the cell, controller of the cell। क्लियर। सो ये क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, डायरेक्ट करता है, ठीक है। किसको, जितने भी डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। दैट्स वाई इट इज नोन एज हेडक्वार्टर, बिकॉज हेडक्वार्टर से ही एवरीथिंग कंट्रोलिंग होती है। एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कंट्रोलर ऑफ द सेल किसे कहा जाता है या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, देन योर आंसर विल बी न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड इट, आई सेड रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था, 1831 में। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। In eukaryotic, a well-defined nucleus is present, while in prokaryotic, a well-defined nucleus is absent। जब मैंने आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस पढ़ाया था, उसमें बोला था कि जो यूकैरियोटिक होते हैं ये लार्ज इन साइज होते हैं, और लार्ज इन साइज है तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, क्रोमोजोम के नंबर्स कई नंबर्स में प्रेजेंट हैं। बट प्रोकैरियोटिक स्मॉल इन साइज होते हैं, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, डीएनए भी एक आध ही प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम भी एक आध ही पेयर प्रेजेंट होते हैं। सो आई थिंक आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक्स कंटेन अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस अपने पास रखते हैं, कंटेन करते हैं, या उनके पास एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसे क्या नाम दिया गया है, न्यूक्लियाइड का नाम दिया गया है। सो न्यूक्लियाइड कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में, जबकि न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में। इट वॉज डबल्ड लेयर कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। डबल लेयर कवरिंग क्या कहलाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर्स व्हिच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इनमें क्या होते हैं, सम पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब इसमें कुछ ऐसे होल होते हैं, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, एक तरीके से ये कंट्रोलिंग करते हैं कि किन मटेरियल्स को इनसाइड जाना है और किन मटेरियल्स को आउटसाइड जाना है। तो इनके इस मूवमेंट को रेगुलेट कौन करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है। बिसाइड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन beside nucleus membrane, nucleus also contains nucleus and chromatin materials made up of chromatin, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा भी जो न्यूक्लियस होता है वो क्या कंटेन करता है, क्रोमैटिन मटेरियल्स को कंटेन करता है, जो कि किसका बना होता है, क्रोमेसन्स का बना होता है। इसी क्रोमैटिन से ही फॉर्मेशन होता है क्रोमोजोम का। जब सेल डिवीजन किया जाता है देन यही क्रोमैटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोजोम में, आफ्टर द सेल डिवीजन। क्रोमैटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जो ये क्रोमैटिन है जिससे क्रोमोजोम का फॉर्मेशन हो रहा है, किसका बना होता है, ये प्रोटीन का एंड डीएनए का। क्लियर। दैट अल्टीमेटली कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोजोम। क्रोमोजोम और क्रोमैसन मटेरियल्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए, बिकॉज अब देखो जिसका फॉर्मेशन ही क्रोमैटिन से हो रहा है और क्रोमैटिन किसका बना है, डीएनए का। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जैसे आलू, पोटैटो है, आलू है, ठीक है, अब उसकी सब्जी बनती है तो वो सब्जी किसकी बनी है, आलू की। तो दैट मीन्स जब आप खाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि ये इसमें कौन सा मटेरियल कंसिस्ट करता है, पोटैटो, ठीक है। और जो छोटे छोटे उसमें पड़े होंगे वो भी। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि जब मैंने कहा आपसे कि क्रोमैटिन किसका बना है, डीएनए एंड प्रोटीन का बना है, तो ऑब्वियस सी बात है क्रोमैटिन से ही क्रोमोजोम बन रहा है। सो क्रोमोजोम में भी डीएनए एंड प्रोटीन होंगे।
सो क्रोमोसोम्स और क्रोमेसन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए व्हिच स्टोर्स एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। तो जहाँ पर भी क्रोमोसोम आ जाता है, जहाँ पर भी डीएनए वर्ड आ जाता है, आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, एक बात क्लियर होगी वहाँ पर कि ये कैसी होता है, हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है, जो करेक्टरिस्टिक होते हैं पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस में, वो कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, वो इन्हीं डीएनए जीन से ही ट्रांसफ़र होता है। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसे क्या बोला जाता है? जीन बोला जाता है। ठीक है, तो जो फंक्शनल सेगमेंट है डीएनए के, उन्हें जीन बोला जाता है और इसी जीन से ही हेरिडिटी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस, मीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। नाउ फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस हैं? जैसे हमने सेल वॉल के फंक्शंस पढ़े थे कि वो रिजिड होते हैं, वो प्रॉपर शेप प्रोवाइड कराते हैं, प्रॉपर साइज प्रोवाइड कराते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। सो ऐसे ही हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के क्या फंक्शंस हैं। इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। ठीक है, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं उन्हें क्या करता है, ये कंट्रोल करता है और सेल साइकिल्स को रेगुलेट करता है। जैसे मैंने अभी बोला कि किस मटेरियल्स को इनसाइड जाना है, किसको आउटसाइड जाना है, तो उसके कंट्रोलिंग किसके पास होती है? न्यूक्लियस के पास। It help in the transmission of hereditary characters from parents to their offspring because nucleus contain DNA and protein and chromosome. So it transmit the heredity characteristic from parents to their offspring. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स में साइटोप्लाज्मा। साइटो का मतलब हो गया सेल से, प्लाज्मा का मतलब हो गया फ्लूइड से। मीन्स सेल में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, जो सेल्स हैं, सेल में फ्लूइड होता है, तो उसी फ्लूइड को ही क्या बोला गया? साइटोप्लाज्मा बोला गया। आपको यहाँ दिख भी रहा है, ये सेल है और इस सेल में ये देखो पूरा फ्लूइड है, ये इसी फ्लूइड को साइटोप्लाज्मा का नाम दिया गया है। द लिक्विड पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनल्स फ्लोट। ठीक है, ऐसा लिक्विड पार्ट जिसपे अदर सेल ऑर्गेनल्स क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्मा बोला जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई कोलिकर इन 1862। तो जो साइटोप्लाज्मा है वो किससे डिस्कवर किया? उसको डिस्कवर किया कोलिकर ने। क्लियर हो गया? इट इज़ द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबोलिक पाथवेज। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं साइटोप्लाज्मा। एक होता है साइटोसोल, दूसरा होता है सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स में ही हम पढ़ेंगे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम एक्सेट्रा। अभी आपको क्या देखना है? साइटोसोल क्या है? साइटो मीन्स सेल, मैंने आपको बोला ही है ना। एक्वेसियस सोल्यूबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइब्रस प्रोटीन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। इट कंटेन अबाउट 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड 1% एक्सेट्रा अदर चीजें। ठीक है, तो साइटो का मतलब हो गया सेल, सोल का मतलब हो गया सोल्यूबल पार्ट। तो जो एक्वेसियस सोल्यूबल पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं? साइटोसोल कहलाते हैं। और ये इसमें क्या होता है? ये सोल्यूशन पार्ट जो है इसमें 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 2% कार्बो और 1% अदर चीजें। What is cell organelles? Living part of the cell having definite shape, structure and function bounded by plasma membrane. There are single membrane bound, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, या फिर कोई तो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं। तो ये अदर अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स हैं। जैसे अगर हम सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कौन कौन से होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स एंड पेरोक्सिसम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। दीज टू आल्सो हैव देयर ओन डीएनए मटेरियल्स। तो इनके पास भी इनका अपना खुद का डीएनए मटेरियल्स होता है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के होते हैं ये, रफ एंड स्मूथ। ठीक है, बेसिकली ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं किसका? लिपिड का, प्रोटीन का। क्लियर? तो देख लो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड सीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा। क्लियर? ये है रफ और ये है स्मूथ। ठीक है, आपको डिफ्रेंसिएशन देखने में पता चल रहा होगा। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लाउड एंड फुलम। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर ही ER की खोज की थी। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक एंड मैमेलियंस
इरिथ्रोसाइट्स। तो जो मेमेलियन इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी, ठीक है। तो जो मेमेलियन इरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनमें मेमेलियन के आरबीसीज में एक तरीके से, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं उनके आरबीसी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, सॉरी नहीं होता है, और जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें ईआर प्रेजेंट नहीं होता है, अदरवाइज ये सब में ही प्रेजेंट होता है। Now there are two type of ER endoplasmic reticulum, one is smooth and one is rough। जो स्मूथ होते हैं वो किसके बने होते हैं, ट्यूबुल्स के बने होते हैं, जबकि जो रफ होते हैं वो किसके बने होते हैं, सिस्ट्रेनी एंड बेसिकल से बने होते हैं। नाउ हेल्प इन, जो स्मूथ ER होते हैं किस में हेल्प करते हैं, स्टेरॉइड्स में, लिपिड्स में एंड पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जबकि प्रोटीन सिंथेसिस में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। तो बेसिकली दोनों ही सिंथेसिस में करते हैं, ठीक है। जो लिपिड में, फैट में, लिपिड में, स्टेरॉइड्स में, पॉलीसेकेराइड में जो हेल्प करेगा वो स्मूथ होगा, ठीक है। और जो प्रोटीन, देखो कैसे समझेंगे, रफ का मतलब थोड़ा सा रफली मीन्स हार्ड, है ना। तो प्रोटीन आपको एक तरीके से समझना, प्रोटीन बेसिकली आपको ज़्यादातर कहाँ से मिलता है, पल्सेस से मिलता है, एंड पल्सेस आर हार्ड। तो हार्ड ऐसे ही आपको समझाने के लिए बेसिकली ऐसे समझना है। तो ये प्रोटीन, ठीक है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ से हो रहा है, रफ से हो रहा है। एंड लिपिड कैसे होते हैं, एक तरीके से आपने देखा है ना कि ये कैसे होते हैं, बहुत ही स्मूथ होते हैं। स्मूथ का मतलब अब वाटर हो गया, कैसा है, एक तरीके से लिपिड है, ठीक है। ब्लड हो गया, कैसा है, लिपिड है। तो स्मूथ बेसिकली क्या कह सकते हैं, एक फीलिंग स्मूथ वाली है कि हाँ ठीक है, लिपिड में है, लिक्विड में है, तो वो स्मूथ, ठीक है। तो लिपिड और पॉलीसेकेराइड स्टेरॉइड का सिंथेसिस कौन करेगा, तो आप बताएंगे क्या, स्मूथ ER, एंड प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा, तो आप बोलेंगे रफ ER। नाउ नेक्स्ट, राइबोसोम आर एब्सेंट। जो स्मूथ ER होता है उसमें राइबोसोम नहीं एब्सेंट होते हैं, बट जो रफ ER होता है इनके सरफेस पर आप देखेंगे तो राइबोसोम प्रेजेंट होता है। ये है इनका सरफेस और यहाँ पर आप देखेंगे तो राइबोसोम प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। हेल्प इन मेम्ब्रेन्स बायोजेनेसिस, ठीक है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क करता है। फंक्शन ऑफ ER, क्या क्या फंक्शन है ये देखो। इट इज़ द ओनली ऑर्गेनल which सर्व एज अ चैनल, ठीक है। किसकी तरह वर्क कर रहा है, ये एक चैनल की तरह, एक मीडियम की तरह, एक मीडिया की तरह वर्क कर रहा है। फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्मा एंड बिटवीन साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, या डिफरेंट मटेरियल्स और साइटोप्लाज्मा के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल्स का, उसको एक मीडियम, एक चैनल प्रोवाइड करा रहा है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करवा रहा है, कनेक्शन बनवा रहा है। It also functions as a cytoplasmic framework to provide surface some of biochemical activities. It forms endoskeleton of the cell। तो सेल का endoskeleton कौन फॉर्म करता है, इंडो का मीन्स इंटरनल, skeleton का मतलब होता है एक तरीके से skeleton या आप कंकाल कह सकते हैं। तो जो आंतरिक कंकाल का फॉर्मेशन हो रहा है सेल के, इंटरनली skeleton का फॉर्मेशन हो रहा है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करता है। इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। SCR प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रूशियल रोल भी प्ले करता है किसके लिए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि कोई ड्रग्स ले रहा है तो उस ड्रग्स को डिटॉक्सिक करने के लिए भी कौन वर्क करता है, SCR हेल्प करता है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, प्रोटीन एंड लिपिड प्रोड्यूस्ड बाय ER आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सेल मेम्ब्रेन। तो जो ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो प्रोटीन एंड लिपिड प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, ठीक है, उनसे सेल मेम्ब्रेन का प्रोडक्शन भी किया जाता है। नाउ गोल्जी अपैरेटस क्या होते हैं, अपैरेटस का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, मटेरियल्स, ठीक है। तो बॉडी आप कह सकते हैं गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो इसकी नाम से क्लियर है गोल्जी। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कैमिलो गोल्जी सर थे, उन्होंने ही इसकी डिस्कवरी की, कैमिलो गोल्जी। दिस इज द नेम कैमिलो गोल्जी, और इन्हीं के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ गया, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। Golgi apparatus consists of a system of membrane bounded fluid filled vesicles arranged parallel to each other in stacks called cisternae along with some large and spherical vacuoles. It was discovered by Camillo Golgi. It is absent in prokaryotic mammalians, RBCs and sheep cells, ठीक है। तो किसमें नहीं होता, जो मैमल्स होते हैं उनके RBC में नहीं पाया जाता है, sheep cell में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो गोल्जी बॉडी होते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है एक तरीके से आप समझें कि जो
गोल्जी बॉडी हैं, ये ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो इनका काम ही होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई मैसेज है, तो आपने क्या किया, डिफरेंट चीज़ें आप सीखते गए स्टोर करते रहे, है ना। अब उसको जहाँ कहीं पर आप पेपर दे रहे हो तो वहाँ पर आपको उसको लिखने की ज़रूरत है, तो आपने अपनी नॉलेज वहाँ तक शेयर की, तो आपने क्या किया, उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करवाया। तो ये भी क्या करता है, जो इनसाइड मटेरियल्स हैं उनको जहाँ पर उनको एक छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में उनको डिवाइड कर लेता है, और उसके बाद जहाँ पर ज़रूरत होती है उन पैकेट्स को ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस आपको समझ आ गया होगा। इट फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज करता है छोटे छोटे पैकेट्स को, मॉडिफिकेशन भी करता है उसमें कि कहाँ पर कम ज़्यादा हो रहा है, पैकेजिंग करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी की छोटे छोटे एनर्जी का ये पैकेट्स बनाता है, पैकेजिंग करता है, सिक्रीशन ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, ठीक है, और सिक्रीशन करता है। नाउ इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम को बनाने में भी ये हेल्प करता है। इट इज़ सेक्रेटरी इन नेचर, ये नेचर में कैसा है, एक सेक्रेटरी की तरह वर्क करता है। इट हेल्प इन मेलानिन सिंथेसिस, मेलानिन आप समझते हैं हमारी बॉडी में भी पाया जाता है। मेलानिन ही क्या करता है, कलर को डिसाइड करता है, बॉडी कलर को डिसाइड करता है मेलानिन। जैसे ही सनलाइट पड़ता है मेलानिन एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो जब मेलानिन एक्टिवेट हो जाता है तो जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर मेलानिन क्या करता है, उस बॉडी पार्ट को कलर डार्क कलर में कर देता है, और जहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ता है वहाँ मेलानिन एक्टिवेट नहीं होता है और वहाँ का कलर फेयर रहता है। तो मेलानिन क्या करता है, कलर बॉडी कलर को स्पेसिफाई करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मेलानिन को सिंथेसिस करने में कौन हेल्प करता है, गोल्जी अपैरेटस। इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो। नाउ नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, आप इसको क्या कह सकते हैं, जो गोल्जी अपैरेटस है इसको आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पावर हाउस बोला जाता है इसे, स्टोरेज बैटरी बोला जाता है, बिकॉज ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुनते ही समझ लेना कि यहाँ पर एनर्जी स्टोरेज है, ठीक है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर ये एनर्जी को ट्रांसपोर्ट भी करता है। इट इज़ अ रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्मा ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमेलियंस आरबीसी। ज़्यादातर चीज़ें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो आरबीसी के मैमल्स के आरबीसीज में एब्सेंट ही मिलेंगे आपको, ठीक है। दीज आर आल्सो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या है, स्मॉल इन साइज है, तो उसमें भी ये चीज़ें एब्सेंट ही मिलेंगी। डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1880। इट इज़ आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल और स्टोरेज बैटरी। It is double membrane structure whether outer membrane has specific protein while inner membrane is folded inside to form chambers called cristae, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है इनसाइड की तरफ, क्या बनाता है, एक छोटा छोटा चैम्बर बनाता है, जैसे ये आपको दिख रहा है चैम्बर, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चैम्बर्स बनाते हैं, इन्हीं चैम्बर्स को क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। ये आपको दिख रहा है ना, नाम लिखा हुआ है क्रिस्टी। तो ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, तो जो ये चैम्बर्स बने हैं इन्हें क्रिस्टी बोला जाता है। ये इनर मेम्ब्रेन करता है। आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है, उसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं। फंक्शन क्या है इनके, माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनके अपने खुद के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्टोर करता है और रिलीज करता है किसको, एनर्जी को, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी किसका बना होता है, एडीपी प्लस फास्फेट का, ठीक है। द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसे कहा जाता है, किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। इट इज़ द साइट फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, क्रेब्स साइकिल इन विच एटीपी आर प्रोड्यूस्ड। तो दो तरीके का एनर्जी प्रोडक्शन में दो साइकिल्स यूज होती हैं रिस्पायरेशंस में, एक होता है क्रेब्स साइकिल, एक होता है ग्लाइकोलिसिस। बट यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कर रहा है, क्रेब्स साइकिल्स के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन करता है। नाउ राइबोसोम्स क्या हैं, प्रोटीन, ठीक है। ये देखो आप, जो पॉइंट्स आपको छोटे छोटे डॉटेड पॉइंट दिख रहे हैं, यही क्या कहलाते हैं, राइबोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, एक तरीके से प्रोटीन का प्रोडक्शंस करते हैं, ठीक है, और प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं।
Now, all structural and functional protein coded by nuclear DNA are synthesized upon cytoplasmic ribosome। जितने भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन होते हैं वो कोडेड होते हैं किसके थ्रू? न्यूक्लियर डीएनए के द्वारा वो क्या होते हैं? कोडेड होते हैं। जितने भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन होते हैं या एंजाइम होते हैं, सिंथेसाइज्ड अपॉन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स, और वो सिंथेसाइज किए जाते हैं किस पर? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स पर। द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू मैसेंजर आरएनए। तो जो डीएनए कोड्स होते हैं वो ट्रांसक्रिप्ट किए जाते हैं किस में? मैसेंजर्स में। ठीक है, किसके द्वारा? एमआरएनए के द्वारा, यानी कि मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स में डीएनए कन्वर्ट किए जाते हैं। ठीक है, व्हिच कम्स आउट द न्यूक्लियस एंड ट्रांसलेटेड प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम अटैच टू आरईआर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन किसे कहा जाता है? वो भी राइबोसोम को ही कहा जाता है, बिकॉज ये प्रोटीन को प्रोड्यूस करके सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, डीएनए को ट्रांसक्रिप्ट कर रहा है किस में? एमआरएनए में, यानी कि मैसेंजर आरएनए में। और क्या कर रहा है? व्हिच कम्स आउट द न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस से बाहर आता है, एंड ट्रांसलेटेड। ठीक है, देखो ट्रांसलेटेड वर्ड कहाँ पर यूज किया जाता है? जब डीएनए का आरएनए में कन्वर्जन होगा तो वहाँ पर ट्रांसलेशन शब्द का यूज किया जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसलेशन क्यों यूज हुआ समझ आया? नॉट हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। हियर ट्रांसलेशन वर्ड इज यूज्ड फॉर द डीएनए टू आरएनए कन्वर्जन। ठीक है, ट्रांसलेटेड by ribosomes attached to RER in the form of protein. Functions of ribosomes क्या होते हैं? Ribosomes are the main site of protein synthesis. Synthesized protein is transported by endoplasmic reticulum. तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करने का मेन साइट होता है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस हो चुके हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किसके द्वारा? ER के द्वारा, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज्ड प्रोटीन को क्या करता है? ट्रांसफर कर देता है। और प्रोटीन का सिंथेसिस कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक करता है। व्हाट इज प्लास्टिड? तो प्लास्टिड केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। आपने देखा है कलर फ्लावर्स निकलते हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, लीफ होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ये किसके कारण होते हैं? प्लास्टिड के कारण होते हैं, बिकॉज प्लास्टिड 3 टाइप्स में होते हैं। तो आप समझे इसे। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन डिस्कॉइडल स्ट्रक्चर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में पाया जाता है। बिसाइड्स बीइंग डिस्कॉइडल ऑफ rhombic in plant cell, they occur in variable shape like in algae। ठीक है, वेरिएबल शेप में भी अवेलेबल होते हैं जैसे algae। they can U shaped, spiral, coiled, ribbon shaped etc। तो जो प्लास्टिड होते हैं किसी भी शेप में हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट, किस टाइप का पिगमेंट प्रेजेंट, मीन्स कलरफुल, ग्रीन, रेड, किस टाइप का, उसी पिगमेंट के बेस पर ही इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब हो गया जहाँ पर कोई कलर ही ना हो। ठीक है, तो कलरलेस पार्ट क्या कहा जाता है? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। मेनली ये कहाँ पर पाया जाता है? इनसाइड द सॉइल, यानी कि आप कह सकते हैं मिट्टी के अंदर वाले पार्ट में, जैसे रूट हो गया, बल्बिन हो गया, सीड्स हो गया, तो इसमें पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता है। द प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन। तो आपको पता है रूट्स क्या करती हैं? स्टार्च यानी जो ग्लूकोज जो प्रोडक्शन हो रहा है फूड का, ऑयल का, प्रोटीन का, उसको क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। सीड्स मेनली प्रोटीन का, ऑयल का स्टोर करके रखते हैं, है ना। स्टार्च का स्टोर रूट करके रखता है। White found in non-photosynthesis tissue of plants such as root etc etc. They can change into other type of plastic। तो समझ लो सिंपल सा रूट एग्जाम्पल हो गया किसका? ल्यूकोप्लास्ट का, जो कि एक कलरलेस पार्ट होता है। जहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती है वहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। नाउ क्रोमोप्लास्ट, दीज आर कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन, इट इम्पार्ट कलर्स ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर्स। तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? कलरफुल पार्ट। तो प्लांट के कलरफुल पार्ट को क्या बोला जाता है? क्रोमोप्लास्ट एक्सेप्ट ग्रीन कलर, बिकॉज ग्रीन का मतलब क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो केवल ग्रीन कलर को स्पेसिफाई करता है। जो एरियल पार्ट्स होते हैं, जो एरियल पार्ट्स होते हैं, एरियल पार्ट्स का मतलब आप समझ रहे हैं, जो लीफी पार्ट्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, उसमें ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो एरियल पार्ट्स हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इसका नाम क्लोरोप्लास्ट पड़ता है। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस होती हैं, यही फूड प्रिपेयर करता है प्लांट के लिए, इसीलिए इसे किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल इन प्लांट बोला जाता है, बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल बोला जाता है, वही क्या करता है? ग्रीन इन कलर को डिसाइड करता है। और ये कहाँ होता है? लीफ में या स्टेम में।
क्लोरोप्लास्ट हो गया कलरफुल पार्ट, जो ज़्यादातर फ्रूट्स एंड फ्लावर में पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा टोमेटो का रेड कलर किसके कारण होता है, तो वो लाइकोपीन के कारण होता है। बीट रूट आपने देखा है, तो बीट रूट का जो कलर है वो कैसे होता है, किसके कारण, तो विटामिन के कारण होता है। तो ये क्या हो गए, कुछ क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल्स हो गए ना। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसके डिफरेंट 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ग्रेना और एक होता है स्ट्रोमा। जो ग्रेना होता है इट कॉन्स्टिट्यूट द लैमिलर सिस्टम, दीज आर फाउंड लेयर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग में होते हैं। दीज स्टैक्स आर कॉल्ड ग्रेना, और इन्हें क्या बोला जाता है, ग्रेना। ईच ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज फॉर्म्ड बाय सुपर इम्पोज्ड क्लोज्ड कंपार्टमेंट्स कॉल्ड थाइलेकॉइड्स। ठीक है, जिसे क्या बोला जाता है, थाइलेकॉइड्स। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये कैसे होते हैं, एक के ऊपर एक ऐसे ही रखे होते हैं और ये क्या बनाते हैं, थाइलेकॉइड बनाते हैं। ठीक है, तो फाउंड लेयर्ड ऑन टॉप ऑफ ईच, एक दूसरे के ऊपर लेयरिंग करके ये बनते हैं। इन्हीं लेयरिंग को ही क्या बोला गया, ग्रेना बोला गया। और यही सारे जो ग्रेना हैं क्लोरोप्लास्ट के, ये क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज्ड हो रहे हैं और इम्पोज्ड होकर एक कंपार्टमेंट बना रहे हैं। इसी पूरे कंपार्टमेंट को ही क्या बोल दिया जाता है, थाइलेकॉइड्स बोल दिया जाता है। जैसे पूरा एक कंपार्टमेंट हो गया, ये पूरा एक कंपार्टमेंट हो गया, ये पूरा एक कंपार्टमेंट हो गया, तो कंपार्टमेंट क्या कहला रहा है यहाँ पर, थाइलेकॉइड्स, जो कई ग्रेनाज से मिलकर बन रहा है। फंक्शंस क्या है इनके, दे आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक यूनिट। तो फोटोसिंथेटिक करने का यूनिट ही क्या है, क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल इसी में पाया जाता है, ग्रेना में ही पाया जाता है। तो एक तरीके से फोटोसिंथेसिस में वर्क कौन करवा रहा है, ग्रेना। नाउ सेकेंड इज स्ट्रोमा, इट इज़ अ ग्रेनुलर ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक्स। इसे क्या बोला गया, मैट्रिक्स। ग्रेना आर एम्बेडेड इन इट, ग्रेना इसी में ही एम्बेडेड है। ठीक है, नाउ देखो ये है स्ट्रोमा, है ना, ये क्या हो गया, स्ट्रोमा, ये, और इसी में ही बहुत सारे क्या पाए जा रहे हैं, ये थाइलेकॉइड्स पाए जा रहे हैं। और ये थाइलेकॉइड्स में जो लेयरिंग है यही क्या है, ग्रेना। तो अब आप देख रहे हो कि ग्रेना कहाँ पर पाया जा रहा है, एम्बेडेड है किसमें, स्ट्रोमा में। बिसाइड ग्रेना दे आल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट्स, इनमें भी लिपिड के ड्रॉपलेट्स होते हैं, स्टार्च होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या है, जब लाइट सिंथेसिस होता है प्लांट में, लाइट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ग्रेना, और डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है कौन, स्ट्रोमा। ठीक है, आल्सो हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम के प्रेजेंसी के कारण ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। वैक्यूल्स देख लो आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये प्लांट सेल में ज़्यादा होते हैं और एनिमल सेल में बहुत ही कम होते हैं। एक तरीके से वैक्यूल्स का मतलब होता है, आप समझो ये वाटर पार्ट से समझ लो कि वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा किसको होती है, प्लांट को होती है, और एनिमल्स में कम होती है। सो लार्ज पार्ट किस में होगा इसका, प्लांट सेल में। दीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन इन द साइटोप्लाज्मा कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस, इसमें वाटर और अदर सब्सटेंस होते हैं। वाटर किस में ज़्यादा जरूरी होता है, एनिमल प्लांट में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर एब्सेंट और स्मॉलर इन साइज। इन प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज फाउंड व्हिच ऑक्यूपाइड 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल। फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन सेल एंड स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, बेस्ट वाटर हो गया, शुगर हो गया, प्रोटीन हो गया प्लांट सेल के, तो ऐसे जो टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं उनको ये स्टोर करके रखता है। नाउ लाइसोसोम, इसे सुसाइडल बैग के नाम से भी जाना जाता है, एटम बम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फंक्शंस पढ़ लो इनके, दे आर टिनी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कंटेनिंग पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन हैं, ठीक है, उसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में भी ये पाए जाते हैं। लाइसोसोम एब्सेंट इन आरबीसी, जो आरबीसी है, इरिथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल है, उसमें लाइसोसोम एब्सेंट होता है। लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी के द्वारा ही सिंथेसाइज्ड होते हैं। एंड एंजाइम प्रेजेंट इन इट आर सिंथेसाइज्ड बाय RER, और जो इसमें एंजाइम प्रेजेंट है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, वो किसके थ्रू सिंथेसाइज हो रहे हैं, RER के थ्रू। तो प्रोटीन वर्ड कहीं पर भी आ जाए समझ लेना कि उनका सिंथेसिस किसके थ्रू हो रहा है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। फंक्शन क्या है, देखो देयर मेन फंक्शन इज फेजी, फेजी का मतलब होता है डाइजेशन, तो डाइजेशन में हेल्प करते हैं मेनली ये। दे आर काइंड ऑफ बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर होते हैं, तो बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम भी एक तरीके का होता है ये। दे हेल्प इन डाइजेस्टिंग फॉरेन मटेरियल्स,
फॉरेन मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको भी ये डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सुसाइडल बैग क्यों कहा गया इन्हें? ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, सेल डैमेज हो रहा है, सेल रप्चर हो रहा है, ऐसे केस में लाइसोसोम क्या करता है? बस्ट कर जाता है। तो बस्ट करने के बाद बहुत सारे एंजाइम रिलीज होते हैं, कहाँ पर? साइटोप्लाज्मा में। और ये क्या करते हैं? जो खुद का ही सेल है उसको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? सुसाइडल बैग बोला गया। फिर से समझा दें, सुसाइडल बैग क्या होता है? ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मीन्स मान लो अगर सेल डैमेज हो गया, सेल रप्चर हो गया, उस केस में लाइसोसोम बस्ट कर जाएगा और अपने एंजाइम्स रिलीज करेगा साइटोप्लाज्मा में। और जब एंजाइम रिलीज होगा तो ये क्या करेगा? खुद के ही सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा गया। प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस देख लो। प्लांट सेल में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट होगा? नहीं होगा। सेल वॉल होगा? नहीं होगा, ठीक है। इसमें लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम होगा, ठीक है। और यहाँ पर सीलिया और फ्लैजिया होगा। यहाँ पर सेल कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं, रिजिड होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप में होते हैं, ये देखो। और यहाँ पर कैसे होते हैं सेल्स? फ्लूइड, फ्लेक्सिबल एंड इसके कई सारे शेप हो सकते हैं, ठीक है। इसमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है? आसानी से मूवमेंट होता है। देखो प्लांट ही देखो, प्लांट कहाँ मूव करता है ना, तो इसीलिए इसमें मूवमेंट कैसा हुआ? लिमिटेड हुआ। इसमें एनिमल्स देखो मूव करते रहते हैं तो इसमें मूवमेंट होता रहता है। हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स, इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब डिविजन्स, सेल डिविजन्स की बात कर लेते हैं। तो सेल डिविजन्स को सबसे पहले बिरचाऊ ने देखा था, तो देख लेते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड। अब यहाँ पर देखो ये सेल्स हैं, सेल्स से नए सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सेल डिवीजन होता है यही क्या करते हैं? एक सेल से कई सेल्स बनाते हैं, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया? सेल डिवीजन का नाम दिया गया है। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में न्यू सेल्स बनते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो करने के लिए, जो पुराने हैं उनको रिप्लेस करने के लिए, या डेड और इंजर्ड सेल हैं जो पुराने सेल्स हैं उनको रिप्लेस करना है न्यू सेल्स के थ्रू, तो वो किससे होगा? सेल डिवीजन के ही थ्रू होगा। द प्रोसेस बाई विच न्यू सेल्स आर मेड इन कार्ड सेल डिवीजन, तो जिसकी वजह से ही पुराने को, डेड को, इंजर्ड सेल को रिप्लेस किया जा रहा है नए सेल्स में, यही प्रोसेस सेल डिवीजन कहलाता है। और इसके टोटली 3 टाइप्स होते हैं, बट मेनली आपको 2 टाइप्स ही पढ़ना है। जब आप 10th में जाएंगे तो डिटेल में 3 टाइप्स पढ़ेंगे, मिटोसिस एंड अमिटोसिस, ठीक है। मिलोसिस यहाँ दिया गया है, ये मिटोसिस हो गया और मायोसिस हो गया एक तरीके से, पर आपको मिलोसिस पढ़ना है तो आपकी क्लास में मिलोसिस है तो ठीक है। मिटोसिस हो गया, ठीक है, और मायोसिस होता है, तो थोड़ा सा इसको आप मिलोसिस, वही मैं सोच रही हूँ कि ये नया नाम कहाँ से मिल गया, तो ये होगा आपका मायोसिस, ठीक है। दैट्स वाई आई एम कन्फ्यूजिंग। मिटोसिस ये प्रोसेस जो होता है मोस्टली, ठीक है, किस में होता है? सेल्स को डिवाइड करने में हो रहा है, ग्रोथ के लिए हो रहा है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाई विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ, जिसमें से मैक्सिमम सेल क्यों डिवाइड हो रहे हैं? ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं, वो मिटोसिस कहलाते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल, इसमें एक सेल से डिवीजन होकर 2 डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है। और जो मायोसिस होता है इसमें एक डॉटर सेल से या एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, और इसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मदर सेल, तो जो पेरेंट सेल, मदर सेल का एग्जांपल समझो, जो पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से ही डॉटर सेल का प्रोडक्शन हो रहा है। मिटोसिस में 2 डॉटर सेल का प्रोडक्शन हो रहा है, जो उनके क्रोमोसोम के नंबर होंगे वो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग ही होंगे, इक्वल होंगे। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू इन ऑर्गेनिज्म, ये रिपेयरिंग में हेल्प करते हैं टिश्यूज के। और मायोसिस हो गया, इसको आई कर लीजिएगा, स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और टिश्यू इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म गेमेट्स, ठीक है। जो गेमेट्स होते हैं उनके लिए, उनके फॉर्मेशन के लिए, तो एक तरीके से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में सेल डिवीजन हो रहा है उसे क्या बोला गया? मायोसिस बोला गया, जो कि किस में हेल्प करता है? फर्टिलाइजेशंस में, और ये किसको? ऑफ स्प्रिंग को गिव राइज करता है। They divided by a different process called meiosis, which involves 2 consecutive division. When a cell divided by meiosis, it produced 4 new cells instead of just 2. तो जैसे अभी आपने मिटोसिस में देखा था 1 से 2 का हो रहा था, बट यहाँ पर 1 से 4 का हो रहा है। पहले 1 से 2 में होएगा फर्स्ट मियोसिस में, और सेकेंड मियोसिस जब करेंगे सेकेंड स्टेप तो उसमें 2 से 4 का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेरेंट सेल से हाफ होते हैं।
ठीक है, तो ये हो गए आज आपके कंप्लीट। अगर कोई भी आपको टॉपिक इसमें समझ नहीं आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटली हमने डिस्कस कर दिया है, सेल आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इंटेक्स्ट के बारे में देखेंगे, जो भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है उसको डीपली स्टडी करेंगे। तो बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, बिकॉज आपकी प्रेजेंसी को वो दिखाते हैं कि हाँ आपने देखा है, तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, एंड कमेंट भी कर दीजिए कि अगर इसमें कुछ फीडबैक अच्छा रहा है तो प्लीज़ कमेंट भी आप करिए, और बाकी सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों को, ताकि सभी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।